सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मेरा नाम है पार्थ श्रीवास्तव और आज मैं आपको यहाँ पर पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ और इस चैनल पे आपके लिए पहली बार शुरू होने जा रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें आज हम करवाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसमें पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो जितने भी आपके डाउट्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वो सारे मैं आपके सॉल्व करवा दूंगा, और जो भी क्वेश्चंस की आपको दिक्कत होती है वो सब क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे आराम से सॉल्व कराऊंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, एलाइल क्लोराइड अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में एलाइल क्लोराइड कौन सा है। अब सबसे पहली बात, एलाइल हैलाइड या एलाइल क्लोराइड हम किसे कहते हैं। तो एलाइल क्लोराइड जो होता है, एलाइल हैलाइड, तो एलाइल हैलाइड या एलाइल क्लोराइड क्या होता है। देखिए एलाइल हैलाइड क्या होता है कि ये यहाँ पे है। तो एलाइल हैलाइड क्या होता है, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में जब एक डबल बॉन्ड हो और उससे जब एक कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन से अगर कोई भी आपका हाइड्रोजन या हेलोजन जुड़ा है, तब ऐसे हैलाइड्स को हम एलाइल हैलाइड्स कहते हैं। या हेलोजन अगर लगा होगा तो हम एलाइल ब्रोमाइड। तो एलाइल हैलाइड यही होता है, जब भी कार्बन, दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो, उसके बाद जब एक कार्बन लगा हो, उससे अगर आपका कोई भी हाइड्रोजन या हेलोजन जुड़ा है, तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग एलाइल हैलाइड्स, या अगर हेलोजन लगा हो तो एलाइल क्लोराइड ब्रोमाइड कहते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पूछा है कि एलाइल क्लोराइड क्या होता है, क्या है इसमें से। अब जैसा आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, ये जैसी लाइन जब भी हो तो यहाँ पे कार्बन होता है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो कार्बन है, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड है और इससे डायरेक्टली हेलोजन जुड़ गया है। और जब ऐसा केस आता है तो ऐसे को हम एलाइल नहीं बल्कि विनाइल हैलाइड कहते हैं। जब भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, अगर उससे डायरेक्टली हाइड्रोजन या हेलोजन जुड़ता है तो उसे हम विनाइल हैलाइड या विनाइल क्लोराइड ब्रोमाइड ऐसे कहते हैं। अब इस, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होने वाला है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें भी देखिए सेम है, यहाँ पे भी दो कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये भी नहीं होने वाला आपका। इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बाद यहाँ कार्बन है लेकिन यहाँ भी कार्बन है और यहाँ कार्बन है, तो इधर क्लोराइड आ रहा है। अगर इधर से भी चेक करेंगे तो यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ पे आपका आके हेलोजन लग रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी हम यहाँ पे एलाइल के श्रेणी में नहीं डालते, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ता है उससे जब हेलोजन लगाओ या हाइड्रोजन, तभी वो एलाइल की कैटेगरी में आता है। अब इस आखिरी वाले को भी चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखिए ये यहाँ पे दो कार्बन है, अब इसके बाद अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे एक कार्बन है और इस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलाइल की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, इसके बाद यहाँ एक कार्बन है और उससे फिर हेलोजन जुड़ा है। और एलाइल के बारे में भी मैंने आपको क्या बताया, एलाइल ये होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से कार्बन जुड़ा फिर हेलोजन जुड़ा हो। तो यहाँ पे सेम वही हमें देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म इज। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, CH3 का होल 3Br, CH3 CH2Br, CH3 CH2 CHBr CH3। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसा, तो गाइज जैसा आप जानते हैं SN2 मैकेनिज्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो चलती है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब क्या होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब ब्रांचिंग का यहाँ पे बात आता है। जब एकदम स्ट्रेट लाइन कार्बन की चले, कोई भी ऊपर नीचे ब्रांचिंग कहीं ना हो, तब वो 1 डिग्री कार्बन होता है। अगर, और 2 डिग्री कार्बन जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, 2 डिग्री कार्बन क्या है, जब दूसरा कार्बन, जैसे लाइन में जब कार्बन चल रहे हो उनमें जब साइड से दूसरा कार्बन पे अगर आप ब्रांचिंग कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लग जाए या कोई और आके कंपाउंड लग जाए, तो वो 2 डिग्री है, 2 डिग्री कंपाउंड के उसमें आ जाता है। और 3 डिग्री जो रहता है वो ऐसा रहता है, खोल के इसको दिखा देता हूँ मैं।
जब एक कार्बन से 3 कार्बन और आके जुड़ जाए तो वो 3 डिग्री हैलाइड के अंडर में आ जाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 की तरफ होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या रहता है, जब एक कार्बन से एक ही कार्बन आके जुड़ जाए, मतलब सीधा एक लाइन में चले जाए कार्बन की लाइन, तब उसे हम 1 डिग्री श्रेणी में डालते हैं। 2 डिग्री क्या होता है, जब एक कार्बन से 2 कार्बन आके जुड़ जाए। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये एक कार्बन है, इससे एक ये कार्बन और एक ये कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। और 3 डिग्री जैसा मैंने आपको एक खोल के यहाँ पे दिखाया है कि इसका एक कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री की श्रेणी में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 1 2 3। तो ये देख सकते हैं आप, ये 1 डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। और यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 1 2 3। तो यानी कि 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद आपका 3 आएगा, फिर उसके बाद आपका 1 आएगा। ये आपका सही आंसर होगा। अब 2 3 1 खोजिए कहाँ है, बी ऑप्शन पे है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म इज। पिछले क्वेश्चन में अभी हमने बात किया था SN2 मैकेनिज्म के बारे में। SN2 मैकेनिज्म में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे बेस्ड वो क्वेश्चन किया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये यहाँ पे चल रहा है। SN2 में जैसे मैंने आपको बताया था, SN2 याद रख लीजिए 1 2 3 123 चलता है SN2 में। अगला होता है फिर यहाँ पे SN1। अब SN1 में क्या होता है, जस्ट इसी को आप पलट दीजिए, यानी कि मेरे कहने का मतलब है 3 2 1। SN2 SN1 मैकेनिज्म का ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, जिसको आप गांठ बांध के अपने अंदर रख लीजिए। हमेशा याद रख लीजिए, ऐसे याद करिए कि 2 2 हमेशा बीच में होगा, 1 3 बस आगे होगा। 1 जहां पे आ जाएगा वहां पे 1 आगे नहीं होगा, वहां पे 3 आगे होगा। और जहां 2 आ जाएगा वहां पे 3 आगे नहीं होगा, 1 आगे होगा। यानी बड़ा 2 में पीछे होगा और 1 में आगे होगा। तो अब SN1 की हमें यहाँ पे कंडीशन बतानी है, 3 2 1 ये उसका ऑर्डर होता है। अब ऑप्शंस में आप देख के आराम से बता ही सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेक भी कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, 2 3 1, ये तो होता ही नहीं कुछ भी। 3 1 2 ये भी कुछ नहीं होता है। 3 2 1 ये होता है, ये होता है SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। 3 2 1 3 2 1। आखिरी वाला अगर आप देखेंगे तो आखिरी वाला ये SN2 का लिखा है, तो ये सोच के SN1 का मत मार दीजिएगा, SN2 का, ये SN2 का है, याद रखिएगा, ये SN2 SN1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ, द अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स फॉलो। मतलब यहां पे पूछ रहा है कि ये दोनों हैलाइड्स जो है किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। यहां पे ऑप्शन दिया है SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, बोथ SN1 और SN2, नन ऑफ द अबव। अब आप ये पूछेंगे कि सर आपने तो बताया नहीं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक किसको फॉलो करता है। तो जो लोग ऐसा समझेंगे वो लोग नन ऑफ द अबव पे टिक मार के आ जाएंगे, उन लोग को कोई पता ही नहीं रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स जो रहते हैं वो SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं। अब इसका कारण बहुत आसान है। कारण बस इसका यह है कि इन दोनों में क्या रहता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है। मतलब जब भी यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है तो वो स्टेबल होता है। और कार्बोकैटायन यहाँ पे क्यों बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद एक कार्बन से दूसरे हाइड्रोजन्स या हैलोजन जुड़े रहते हैं, इसलिए इन जगहों पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। अगर आप बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए SN1 मैकेनिज्म को वो फॉलो करेंगे। SN1 मैकेनिज्म में पहला ही स्टेप कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। SN2 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि SN2 में बस एक स्टेप होता है और वो होता है बस न्यूक्लियोफाइल का टाइप, वहां पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो वो SN2 को तो कभी फॉलो ही नहीं करेंगे। और SN2 को फॉलो नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन में गलती हो गया, और नन ऑफ द अबव तो होना ही नहीं है। SN1 को करेंगे तो SN1 हो गया। अब मैं आपको एक बार ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी SN1 की एक बार और लिखा देता हूँ। जैसे SN1 की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज को लिख लीजिए, ये काम आएगा। सबसे पहले बेंजाइलिक होता है, इसके बाद आपका एलाइलिक आ जाता है, फिर आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये है आपका SN1 का ऑर्डर, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम 5वें क्वेश्चन के पास,
अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन रिएक्शन कैटलिस्ट यूज इज, ये आपके सामने एक दिया हुआ एक रिएक्शन और यहाँ पे दे दिया आपको चार ऑप्शन, आपको बताना है कि इस जगह पे कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा। अब आपको यहाँ पे अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो ये एक आपको नेम रिएक्शन देख रहा होगा। नेम रिएक्शन ये कौन सा है आप सोच रहे होंगे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस नेम रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन। ये जो आपका पूरा रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा वो होता है आपका एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन दो होते हैं, एक होता है आपका एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या रहता है, ये C डबल बॉन्ड O आ जाता है, और एक होता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O नहीं रहता है, डायरेक्टली CH3Cl लगा रहता है। जहां पर कैटलिस्ट आप यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, उसके प्रेजेंस में क्या रहता है, क्लोरीन गायब हो जाता है और जो आपका CH3 ग्रुप रहता है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाके लग जाता है। जो ऑर्थो पे लगता है वो आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, जो आपका पैरा पे लग जाए वो आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यहाँ से Cl गायब हो गया और ये जो रहा है ये आके यहाँ पे पैरा पे जुड़ गया, ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है। माइनर बनाएंगे तो बस आप एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड लगा लेंगे तो आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है एनहाइड्रस AlCl3, इसको देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द गिवन रिएक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे भी देखिए अब एक नेम रिएक्शन ही दी हुई है। अगर आप लोग ध्यान से गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी एक हेलो एरीन है, ये आपकी एक हेलो एरीन है और ये जो है ये आपका एक हेलो एल्केन है। और जब एक हेलो एरीन और एक हेलो एल्केन के बीच में जब रिएक्शन होता है ड्राई ईथर और सोडियम के प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स-फिटिग रिएक्शन। क्या कहते हैं, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये नेम रिएक्शन है, इसको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, इसका और कोई भी चारा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देख लें या बोर्ड्स को ही देख लें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं। आजकल के एक तरीके से कह सकते हैं ट्रेंड बना पड़ा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देना ही देना है। और इसका मेन रीजन जहां तक मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं वो बुक्स के बीच में से उठाते हैं और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों की यही आदत होती है कि वो लोग बुक्स को गहराई से नहीं पढ़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यूट्यूब पे जैसे लोग दिखाते हैं वैसे पढ़ लेते हैं, बुक्स को वो लोग हाथ ही नहीं लगाते और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है। तो मैं आपको ये बात जरूर सजेस्ट करूंगा, कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, गहराई में जाके पढ़िए, नहीं तो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कभी भी सही नहीं होने वाले हैं अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ के छोड़ दें तो। चलिए फिलहाल क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विनाइल हैलाइड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूं मैं, आपके चार होते हैं, एलाइल, एल्काइल, विनाइल और बेंजाइल। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, एलाइल जो रहता है वो हमेशा आपके एलाइल जो रहता है वो हमेशा एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जब कोई कार्बन जुड़ा होता है। एल्काइल भी आपका sp3 ही होता है। विनाइल जो रहता है वो आपका sp2 होता है और बेंजाइल जो रहता है वो भी आपका sp3 ही होता है। तो एलाइल जो होता है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एल्काइल मतलब वो भी sp3 होता है, विनाइल sp2, बेंजाइल sp3। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखा जाता है, मीन्स कैसे समझा जाए कि कौन सा इसमें चल रहा है। एक चीज हमेशा रखिएगा, जब भी किसी भी कंपाउंड में अगर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए, डबल बॉन्ड, तो वो आपका sp2 हो जाएगा। जहां पे आपको एक भी डबल बॉन्ड देखने को ना मिले वो आपका sp3 हो जाएगा।
ठीक। और जहां पे आपका ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए वो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, यानी बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है p के ऑर्बिटल्स की ये। ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पूछा है, कहा गया है इन विनाइल हैलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब विनाइल क्या होता है? sp2। विनाइल हैलाइड जो होता है वो डायरेक्टली जब आपका डबल बॉन्डेड कार्बन हो उससे डायरेक्टली आपका एक हैलोजन या हाइड्रोजन आप उसको जोड़ दें, उसी को हम विनाइल कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्डेड से डायरेक्टली जुड़ा है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो गई। अगला है इन अलाइल हैलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये स्टेटमेंट भी आपके बिल्कुल ठीक है। अलाइल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद एक कार्बन जुड़ा हो, उससे अगर आप एक हैलोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो वो आपका अलाइलिक हैलाइड हो जाता है। और यहाँ sp3 लिखा है तो ये स्टेटमेंट भी आपके बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या है, इन अराइल हैलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जी नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि एराइल जो होता है वो भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ा रहता है। एराइल एराइल हैलाइड और कुछ नहीं होता है। एराइल हैलाइड सिंपली आपका हेलो एरीन ही होता है। और हेलो एरीन क्या होता है? बेंजीन रिंग जो होती है उससे डायरेक्टली आपका एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो, उसी को हम सिंपली हेलो एरीन कहते हैं। और इसी को हम, इसका दूसरा नाम एराइल हैलाइड भी होता है। तो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, तो डबल बॉन्ड है तो sp3 तो होना नहीं है, sp2 ही होगा, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट साहब, तो अब करेक्ट स्टेटमेंट आपका पहला और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा आपका कौन सा सही है? ए वाला। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ये 3 ओनली तब होता है अगर यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे था, तब आपका ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन फिलहाल फिर ऐसा नहीं है, तो 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अमंग द फॉलोइंग इज। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, एक होता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ऐसे तरीके के सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के साथ फॉर्म कर सकें। और पोलर एप्रोटिक का मतलब जस्ट उसका उल्टा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ना कर सकें। ये होते हैं आपके पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज ऐसी दिख रही है, वो है इथेनॉल, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी सबस्ट्रेट के साथ फॉर्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल का प्रेजेंस है, OH ग्रुप है, और OH ग्रुप ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बहुत आसानी से करते हैं। और बाकी जो आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, DMF, DMSO, एसीटोन, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते सब किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। ये एक कीटोन है, ये आपका फ्लोरीन से बना हुआ मॉलिक्यूल है, और ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इथेनॉल ही होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, इसीलिए इथेनॉल आपका एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और ये जो तीनों आपके हैं, ये आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आपके हैं, याद रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते जरूर हैं। पोलर प्रोटिक कौन सा होता है, पोलर एप्रोटिक कौन सा होता है? तो पोलर एप्रोटिक ये तीनों होते हैं, पोलर प्रोटिक वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके। यहाँ पे भी आपको ओल दिख जाए या जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके वही होते हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने अभी पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक की बात की थी। पोलर प्रोटिक जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके, पोलर एप्रोटिक जो ना कर सके। अब ऑप्शंस में अगर आप देख के तो ऐसे एलिमिनेट करके आप बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। एसिटिक एसिड OH ग्रुप का प्रेजेंस है, इथेनॉल OH ग्रुप का प्रेजेंस है, वाटर OH, H2O होता ही है तो OH ग्रुप होना ही है। एसीटोन में क्या है? एसीटोन आपका कीटोन है, यानी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका कोई मैथिल ग्रुप मान लगा दिया। तो आप ऐसे ही देख के आप ऐसे सीधा एलिमिनेट करके बता सकते हैं कि सही ऑप्शन जो है वो आपका एसीटोन है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है ऐसा जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ना कर सके। ABD तीनों में ही OH ग्रुप है, तो तीनों में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही जाएगा, इसमें बनेगा ही नहीं, इसमें नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है ही नहीं। तो चलिए, आपको हो सकता है ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सुटेबल रिएजेंट फॉर वुड्स रिएक्शन इज। ऑप्शंस को सोचना नहीं, एलिमिनेट करना सीखिए। अगर जिसने भी NCERT ध्यान से एकदम पढ़ी होगी, तो
नेम रिएक्शंस में कहीं पे भी आपको अल्कोहल का प्रेजेंस पहली बात तो दिखेगा नहीं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में, जहां पे वो एज ए रिएजेंट काम कर रहा हो। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गए। और जो आपका जिंक है, जिंक भी आपका इस केस में नहीं होने वाला है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें साफ लिखा हुआ है, वहां पर रिएक्शन के साथ मेंशन्ड है इसका रीजन, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। Na और ईथर जो है वो आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि Na के साथ ड्राई ईथर अगर आप डालेंगे तो वहां पर दो मैथिल ग्रुप के साथ दो सोडियम को रिएक्ट करके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आप एक ऐसा रिएजेंट कुछ पाएंगे, इसको आर ग्रुप मान के चलिएगा, मैंने एक एग्जांपल के लिए CH3CH3 लिया है। ये आपका वुड्स रिएक्शन का ही रिएजेंट फॉर्म होता है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन रिएजेंट फॉर्म्ड। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे दिया हुआ एक शॉर्ट पैराग्राफ है 5-6 लाइन का, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ, मींस स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कंपाउंड फॉर्म करने के लिए यूजफुल है। स्वार्ट्स रिएक्शन, जिनमें से आप नहीं, जो लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताता हूँ। स्वार्ट्स रिएक्शन जो रहता है वो सिर्फ फ्लोरो कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज होता है। इस रिएक्शन से आप सिर्फ फ्लोरो कंपाउंड्स ही बना सकते हैं और कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन इस रिएक्शन थ्रू नहीं हो सकता है। इसमें आपको यहाँ पे लिख के दिखाया तो रिएक्शन कुछ ऐसी होती है। RX ये आपका मान लीजिए एक कंपाउंड है, हेलो एल्केन है, इसके साथ अगर आप रिएजेंट डाल रहे हैं AgF या SbF2, ये सब और भी बहुत सारे एजेंट होते हैं। तो जब इनके साथ इनको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फ्लोरो कंपाउंड मिलेगा, यानी कि अल्काइल फ्लोराइड मिलेगा। स्वार्ट्स रिएक्शन की दो ही कंडीशन होती है, पहला फ्लोरो कंपाउंड से खाली फॉर्म कर सकता है, और दूसरा सिर्फ अल्किल ग्रुप के साथ ही स्वार्ट्स रिएक्शन काम करता है। अगर आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ इसके रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन नहीं होगा, सक्सेसफुल ही नहीं होगा, नहीं बनेगा। तो इससे आप सिर्फ अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाम मैं लिख देता हूं, ये आपका एक अल्काइल फ्लोराइड बन गया है। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए, जहां आपको अल्काइल फ्लोराइड दिख रहा है उसको आप लगा लीजिए। अल्काइल फ्लोराइड ए ऑप्शन में है तो ये आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। और एक चीज और, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा और जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि इनके मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं या कुछ लोगों को टफ लगे, जो भी हो, ये सब क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ऐसे ही लेवल पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके CUET, नीट या JEE मेंस तक के लेवल में बनते हैं। और मैं ऐसा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कह सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद इन एग्जाम्स को दिया है, तो उस बेसिस पे मैं आपको कह सकता हूं। और बोर्ड्स लेवल के लिए भी ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। बोर्ड्स में MCQs आते हैं, आप इन MCQs को कर सकते हैं। ये तो अभी एक चैप्टर का हुआ है, अभी और भी आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को हम करवाएंगे, और इसका पार्ट 2 जो है वो भी बहुत जल्द आपके सामने इसी हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं, मिलते हैं फिर। और चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको आगे चैप्टर्स के MCQs वगैरह या कुछ भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।